हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का वीडियो जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने अभी तक जितने वीडियोस करे उससे थोड़ा सा हटके होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे मिथ्स की जो मार्केट में जेई मेंस जेई एडवांस दोनों के लिए ही घूमते रहते हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो तुमने ओवर द इंटरनेट कभी किसी ने अपने पीआर के लिए या अपने व्यूज़ के लिए बोल दी हैं, तुमने वो सुन ली थी वहाँ पे, और अब जो है तुमने वो धारणा बना ली है। तो ऐसी 2-3-4 बातें जो है मैं लेकर आया हूँ, उनको अपन थोड़ा डीबग करेंगे, डीमिथ करेंगे और उनके पीछे की असलियत जानेंगे, उनके पीछे की सच्चाई जानेंगे। तो इसी के साथ अपन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज और सबसे पहला मिथ जो है वो मुझे समझ आया कि बच्चों को लगता है जेई मेंस इज वेरी इजी टू क्रैक, और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम उसका कंपैरिजन करते हो जेई एडवांस्ड के साथ। जब तुम देखोगे कि जेई एडवांस का जो पेपर है उसके कंपैरिजन में जेई मेंस की डिफिकल्टी काफ़ी नीचे रहती है। मतलब अगर ये 100 पे है तो ये कहीं 60 पहुंच पा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर तुम ये मान के चलने लग रहे हो कि मेंस तो हलवा है, मेंस तो इजी है, मैं तो मेंस 2-5 मिनट में निपटा दूंगा, मेरे तो लास्ट के 1-2 महीने पढ़ाई करूंगा, मेरा मेंस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ तुमको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए और तुम्हारा बबल तोड़ने के लिए। जेई मेंस तुम्हारा सबसे पहला तो टाइम प्रेशर के चेक करता है। क्या तुम 75 सवाल 3 घंटे में सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो? 4 मिनट मिलते हैं एक सवाल पे। मैथमेटिक्स की तुम्हारी कैलकुलेशन 4 मिनट ले जाती है, समझ रहे हो? तो कितना टेंशन है। दूसरा वो चेक करते हैं तुम्हारा रिमेंबरिंग या मेमोरी पावर, ठीक है। मेमोरी पावर के साथ साथ वो तुम्हारी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि तुम टाइम में आसान सवाल को कितनी अच्छे से लगा पा रहे हो। इसके बाद वो तुम्हारा सिलेबस कवरेज चेक करते हैं। अब करने लगे हैं, पहले तो ये था कि कुछ चैप्टर्स आते थे सारे वही कर लेते थे, अब ये है कि भाई साहब वेरीड सिलेबस आने लगा है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस आने लगा है। और ऐसा भी नहीं है कि सवाल जो है बिल्कुल ईजी हो जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स जो है अच्छे डिफिकल्ट लेवल की आ रही है तुम्हारी, और तुम्हारी फिजिक्स में भी 1-2-3 सवाल मिक्स करके पूछ ले रहा है। केमिस्ट्री में अभी मैंने देखा इस बार जो ट्रेंड आया 2025 में कि इनऑर्गेनिक से सवाल आ गए, थोड़े टफ सवाल आ गए। तो प्लीज किसी को भी लग रहा है अगर कि जेई मेंस तो है जो बहुत हलवा है, बहुत आसान है, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना सोचे, ये तुम्हें बाद में बहुत दुख देगी। जेई मेंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो सेकंड मिथ की तरफ अपन आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को तुम में से मुझे लगता है ये मिथ होगा, और काफी लगता होगा, ये धारणा तुमने बना रखी होगी कि जेई का जो एग्जाम होता है, जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, वो सिर्फ बीटेक के कोर्सेज के लिए होता है, जबकि ऐसा सही नहीं है। तुम्हारे बहुत सारे बड़े बड़े आईआईटीज और एनआईटीज ही एक और कोर्स ऑफर करते हैं जिसको कहते हैं बैचलर्स इन आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर रिलेटेड कोर्स होता है, और ये आर्किटेक्चर का जो कोर्स है ना, तुम्हारे 3 एस्पेक्ट्स को ज्वाइन करवाता है। ये थोड़ी जानकारी मैं कंफर्म लिख कर लाया हूं क्योंकि मेरे लिए भी ये नई चीज थी। तुम्हारा डिजाइन, इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी तीनों को ही मिला के तुम्हारे आर्किटेक्चर का एक कोर्स बनना होता है। तो ऐसा नहीं है तुम इंजीनियरिंग छोड़ रहे होगे इसमें। और जेई का जो पेपर 1 होता है वो तुम्हारा बीटेक के लिए होता है। इसी के साथ साथ जेई पेपर 2A भी लेता है जो बीआर के लिए होता है, और एनएटीए का एक एग्जाम होता है जिससे तुम्हें बड़े बड़े आईआईटीज एनआईटीज में बीआर की डिग्री मिलती है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या बनते हैं वो सुनो। आर्किटेक्चर में, अर्बन डिजाइन में, इंटीरियर डिजाइन में, यूएक्स में और रियल एस्टेट प्लानिंग। और ये तो मैं कुछ बता रहा हूं जो बहुत हाई पेइंग है। इसके अलावा बहुत सारे बहुत दूसरे बहुत अच्छे पेइंग जॉब भी इन फील्ड में, आर्किटेक्चर फील्ड में अवेलेबल होते हैं आगे। अब तुम्हें अगर इनकी प्रिपरेशन करनी है तो इसका प्रिपरेशन करने का तरीका जो तुम्हारा जेई का मेन पेपर 1 जो है बीटेक वाला, उससे काफी डिफरेंट होता है, और इसमें तुम्हारी काफी ज्यादा सहायता कर सकते हैं पीडब्ल्यू के आर्किटेक्चर कोर्सेज। तो 2 तरीके के कोर्सेज हैं। एडिटर साहब जरा स्क्रीन पे इनकी जानकारी ले आइए, मुझे साइड में रख दीजिए। 2 तरीके के कोर्सेज है। सबसे पहला आर्किटेक्चर क्रिएटर्स बैच और दूसरा आर्किटेक्चर प्रो 2026 बैच। पहले बैच के प्राइसिंग वगैरह सारे तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिख गए होंगे इसके साथ साथ, बट जिससे पहले इनके डिटेल में जाए तुम्हें मैं थोड़ा इनकी ऑफरिंग्स और बता दूं। सबसे पहला, इन बैचेस में आपको सिलेबस कंप्लीट कवरेज मिलेगा, पूरा का पूरा जितना बीआर का सिलेबस है सारा तुम्हारा करवाया जाएगा। दूसरी चीज, तुम्हें लाइव लेक्चर्स तो जो लिए जाते हैं वो तो लिए जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी बाद में तुम्हें एक्सेसिबल रहेगी। इसी के साथ साथ तुम्हें, क्योंकि बीआर है तो आर्किटेक्चर है, ड्राइंग है, जो हमारा जैसे मैथ्स में सॉल्विंग होती है यहाँ ड्राइंग है, तो ड्राइंग असाइनमेंट्स तुम्हें प्रॉपर वक्त दर वक्त दिए जाएंगे, जिससे सॉल्यूशन वगैरह के साथ तुम्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसी के साथ मॉक टेस्ट, डीपीपीज, पीवाईक्यूज, चाहे कोई भी पेपर हो, ये 3 जो है वो एकदम तुम्हारे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, तो वो भी तुम्हें यहाँ कंप्लीटली प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसी के साथ, अच्छा एडिटर साहब वापस जरा प्राइसेस साथ में स्क्रीन पे दिखा दीजिए। और इसी के साथ साथ अगर तुम लोग हमारा जो कोड जो कि अभी बड़ा बड़ा स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इसको यूज करते हो तो तुम्हें 500 रुपीज का एक काफी मैसिव सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वेट क्या कर रहे हो, लिंक जो है इसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाओ इसको चेकआउट करो। तो अब आ जाते हैं अपन थर्ड बात पे। बच्चों को लगता है कि अगर 99 परसेंटाइल तुम्हारी आ रही है तो मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। एंड बाय सिलेक्शन आई मीन किसी भी एनआईटी में, किसी भी जीएफटीआई में, या किसी भी तुम्हारे अच्छे इंस्टीट्यूट में तुम्हें सीएससी मिल जाएगी, या फिर कोई अच्छी ब्रांच मिल जाएगी।
और बच्चों को लगता है कि अगर 90% आ गया तो तुम्हारा एडवांस के लिए जो कट ऑफ है जेई एडवांस के लिए वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, किसी को यहाँ पे यही नहीं पता है कि एडवांस का कट ऑफ क्या होता है, तो एक होता है तुम्हारा, दो तरीके के कट ऑफ होते हैं, एक होता है तुम्हारा कॉलेज कट ऑफ और एक होता है तुम्हारा एडवांस कट ऑफ। कॉलेज कट ऑफ होता है जिससे तुम्हें कॉलेज में सीट मिल रही होती है, जैसे कि सीएससी ब्रांच अगर किसी ने लिखा है कि इसका कट ऑफ 1433 है, तो मतलब 1433 कॉमन रैंक लिस्ट, ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट सीआरएल जो रैंक है उस बेसिस पे 1433 लास्ट जो ब्रांच थी, लास्ट जो सीट थी उस ब्रांच पे भर गई थी। उसके ऊपर वालों को सीट मिली होगी, उससे नीचे वालों को नहीं मिली होगी। ठीक है, एडवांस का कट ऑफ होता है कि तुम्हारा जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है हर साल, उसमें तुम्हें बैठने दिया जाए, इसकी भी एलिजिबिलिटी तुम्हें अपनी प्रूव करनी पड़ती है, और वो प्रूव करते हो तुम जेई मेंस के बेसिस पे। तो मेंस भी देखो यहाँ पे भी तुम्हारा इंपॉर्टेंस आ गया है ना, तो ये तुम प्रूव करते हो जेई मेंस के बेसिस पे। अब परसेंटाइल क्या होता है, एक बार किसी को अगर नहीं पता, परसेंटाइल का मतलब होता है पार्ट ऑफ 100। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो परसेंटाइल का अर्थ होता है पार्ट ऑफ 100। अगर तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ रही है मतलब तुम टॉप 1% में लाई कर रहे हो। अगर तुम्हारी 90 परसेंटाइल आ रही है मतलब तुम टॉप 10% में लाई कर रहे हो। अब इशू ये है कि ये जेई मेंस और जेई एडवांस जब अपने कट ऑफ्स रिलीज करते हैं या कॉलेज अपने कट ऑफ्स देते हैं तो वो परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं, वो रैंक के बेसिस पे देते हैं। और जेई एडवांस सिर्फ शुरुआत के कुछ 10,000 12-20 कुछ ऐसा एकदम फिगर मुझे याद नहीं है, बट शुरुआत की कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ बच्चों को ही देने दिया जाता है। 10,000 नहीं, सॉरी 1 लाख कुछ बच्चा होता है शायद, चेक कर लेना वो, बट ये इतने ही बच्चों को देने दिया जाता है। तो ये 90 परसेंटाइल तुम्हारी आ जाएगी अगर, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 2024 और 2025 में भी ये ट्रेंड देखा गया कि ये 93-94 परसेंटाइल, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बच्चे बढ़ रहे हैं, तुम्हारा ये फिगर ऊपर जाता जा रहा है। अगर अब तुम्हें एक अच्छे एनआईटी में सीएससी वगैरह चाहिए तो तुम्हें 99.3% तक लानी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारी 10,000 रैंक ही अब इस पे बनती है। ठीक है, अच्छा रैंक का सिस्टम पता है ना, अगर देखो 14 लाख बच्चे हैं तो 99 परसेंटाइल मतलब तुम पहले 1% में हो, यानी तुम्हारी रैंक बनेगी 14,000 रैंक पे तुम्हें कई ब्रांचेस जो है वो सीएससी वगैरह बंद हो जाती है, तो अब तुम्हें 99.2 99.3 लानी पड़ेगी अगर तुम्हें 10,000 चाहिए। तो इस परसेंटाइल के फिगर से अपने आप को एसोसिएट करना बंद कर दो, अपने आप को रैंक से ही खुद को आंकना है। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। अपन एक सेकेंड, तो अच्छा एक बात अपनी रह गई यहाँ पे शायद, या नंबरिंग गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये चौथी बात होगी अपनी। ऑलराइट, तो चौथी बात ये कि वी सॉल्व PYQs ओनली वंस द कंप्लीट सिलेबस इज डन। वी हैव टू सॉल्व PYQs ओनली वंस द कंप्लीट सिलेबस इज डन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अभी PYQs लगा के क्या फायदा है, PYQs तो मतलब फाइनल पेपर में आए होंगे। वो फाइनल पेपर किन लोगों ने दिया था, जिनका 2 साल पूरा सिलेबस खत्म हो गया था। तो हम अभी से PYQs क्यों लगाएंगे, हम PYQs तब लगाएंगे जब हमारा भी सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और जब लास्ट में नवंबर का महीना या दिसंबर का भैया चल रहा होगा ना भैया, तब अपन PYQs लगाएंगे। पिछले आप जितने बोलोगे 2 3 5 साल जो बोलोगे वो लगा देंगे। सबसे पहली बात तो ये नवंबर दिसंबर में इतना टाइम बचता ही नहीं है कि तुम 2 3 5 साल के PYQs लगा पाओ। वेरी ऑनेस्टली 5 साल के तो बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। इसी टाइम में तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे होते हैं, इसी टाइम में तुम्हें बोर्ड की तैयारी करनी होती है, इसी टाइम में तुम्हारा प्रैक्टिकल चल रहा होता है, इसी टाइम में तुम्हें रिविजन करना होता है, और बहुत सारे बच्चे तो इसी टाइम में अपना बैकलॉग क्लियर कर रहे होते हैं। तो वो तो भैया बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि इस टाइम में तुम निकाल के ले जाओगे अपना सारा ये सब PYQs, तो ये गलत धारणा है। तुम्हें PYQs लगाने हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, जितना ज़्यादा चैप्टर वाइज हो सके PYQs को सॉल्व करो, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। कोई भी चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है उसके PYQs लगाना, खासकर मेंस लेवल के जो PYQs हैं, मेंस लेवल के PYQs में इंटरलिंकिंग कम रहती है। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आगे पीछे का कंसेप्ट यूज होगा, बट बतेरे ऐसे तुम्हें सवाल मिल जाएंगे जो कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर चैप्टर या सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक के हैं। कम से कम नहीं तो तुम्हें हर चैप्टर के साथ पिछले 1 से 2 साल के मेंस के PYQs जरूर लगा लेने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि, सॉरी मेरा थोड़ा स्टाइलस आज गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्यों। बहरहाल ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा वो जो चैप्टर तुम
कर रहे हो ना उसके साथ साथ पीवाईक्यूज लगाने से 2-3 चीज़ें पूरी होंगी। सबसे पहला तो तुम्हें रियल वर्ल्ड का अंदाज़ा लगेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर चैप्टर से सवाल पूछे किस तरीके से जा रहे हैं। दूसरा, तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें अपनी स्टैंडिंग पता चलेगी कि अगर ये आज के सवाल आज मैं पेपर देने बैठूं तो मेरी स्टैंडिंग कहाँ बैठ रही है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज अपने को चैप्टर वाइज भी सॉल्व करने हैं। आखिरी बात वो यहाँ पे मेरे से स्लाइड में रह गई होगी। पॉइंट नंबर 5 है लीविंग वन सब्जेक्ट आउट। बच्चों को लगता है कि ये एक गुड स्ट्रैटेजी है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है, और खासकर ये मिथ निकल के आता है तुम्हारे मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, प्लीज़ अगर किसी को भी ये लग रहा है कि मैं मैथमेटिक्स का छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी गंदी राइटिंग को तुम लोग माफ़ करोगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर किसी को भी लग रहा है कि मैं मैथमेटिक्स मेरे से नहीं हो रही है, मुझे भी डिफिकल्ट लगती थी, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना स्ट्रैटेजी है। सब लोग अपने मन में एक धारणा बनाते हैं कि अरे ठीक है 170-180 नंबर चाहिए, कुछ भी मतलब 98.5 नंबर परसेंटाइल लाने के लिए 170 से 180 नंबर चाहिए। पहली बात तो फिगर नीचे चला जा रहा है, 97.5 ही आएगी इतने में। कोई बात नहीं, मैं मैथ्स पूरी छोड़ देता हूँ। मेरे को क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तो एडवांस में होता है, इसमें होता नहीं है, तो मैं मैथ्स पूरी छोड़ देता हूँ और मैं बढ़िया अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री करता हूँ। उसमें मेरे 200 में से 190 नंबर तो आ ही जाएंगे, 180 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि वही दोनों तो मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो पाता है, जितना भी तुम सोच लो ऐसा नहीं कर पाओगे एंड वाले दिन। मैं ये स्ट्रैटेजी लगा के थोड़ा बहुत सोच समझ के गया था कि जनवरी अटेम्प्ट में, और मैंने ये जो सोचा था ना 180 का जो नंबर इनकम पास किया था, ये ले देके मेरे कुछ 124 नंबर बने थे। ऊपर नीचे हो सकता है 2-5 नंबर, बट ये स्ट्रैटेजी बहुत बुरी तरह फेल करती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैथमेटिक्स तुमसे बिल्कुल नहीं हो रही, तो एटलीस्ट इसके जो टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर ये तुमने 7 से 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के भी फॉर्मूलाज मास्टर कर लिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होता, इंटीग्रेशन वगैरह सबको गोली मार दोगे ना, तब भी कुछ सेट पैटर्न्स पे समय सवाल मिल जाएंगे जो हर साल आ रहे होते हैं। अगर तुमने हर उसके 20-20 पीवाईक्यू भी लगा लिए तो तुम पैटर्न समझ जाओगे, और कुछ नहीं तो मैथ्स में कम से कम 30 से 35 नंबर लाके खुद को सेव कर पाओगे। उसके बाद तुम केमिस्ट्री में, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में तुम 150, 160 फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के ले आओ, उतना डुएबल होता है। लेकिन इतना कि मैथ्स पूरी तरह मैं छोड़ दूं और एक सब्जेक्ट पूरी तरह छोड़ दूं, कोई दूसरा भी छोड़ सकता है, वो एक बहुत ख़राब स्ट्रैटेजी है, वो काम नहीं करती है। तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी। आई होप तुम थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प हुई होगी, खासकर 2027 वाले बच्चों के लिए। अगर उनमें से किसी को ऐसा धारणा बन गई थी उनके मन में, तो मैंने क्लियर कर दी होगी। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।